बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डॉल्फिन लिमिटेड। सबसे पहले हम चलते हैं एंड पे जी। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 23। एक बात उसने इंटरेस्टिंग लिखी, DL classified dividend and interest payment in a way that keeps cash flow from operating activity higher। ये जो दोनों है ना, इनके दो घर है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, डिविडेंड के लिए बेस्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इंटरेस्ट के लिए है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा ही कुछ है। बट इसमें उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कह रहा है कि इस तरह से इन दोनों को लेना कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो बैलेंस है वो हायर आए। अगर हम इसको ऊपर माइनस करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कम आएगा, ज्यादा कम आएगा। और वो क्या कह रहा है, इसका मतलब है, इस लाइन का मकसद है इन दोनों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लिखना है, वो ये मैसेज दे रहा है। बस इस लाइन का बस इतना ही मतलब है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है और डिविडेंड को भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है। ओके होगी बात। नंबर 2, यहां पर एक और उसने अच्छी इंफॉर्मेशन दी, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर 750 मिलियन, 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैसेज है कि आप प्रॉफिट यहां से फाइंड कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, कहता है टैक्स एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर दे रहा है। अच्छा, क्वेश्चन सबने ये अटेम्प्ट तो किया ही होगा ना, इसलिए मैंने शुरू से पढ़ना शुरू नहीं किया। कितने परसेंट है टैक्स एक्सपेंस है 750, दैट इज 30% ऑफ पीबीटी। अगर ये उसका 30% है तो इसका मतलब है 100% पे पीबीटी है, तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। तो यहां से मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 750 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मुझे किसी जगह पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जरूरत पड़ जाए तो मैं 2500 में से 750 माइनस कर दूंगा या ऐड करूंगा, क्योंकि आफ्टर में ऐड करके बिफोर बनता है, बिफोर में माइनस करके आफ्टर बनता है। तो कितना आ जाएगा 1750। ये एक इंफॉर्मेशन से हमें काफी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके होगी बात। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सवाल को सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर दो, या तो ये नीचे से भी सवाल हल हो जाना है। नंबर 2, 10% बोनस शेयर इशू। इसको मैंने ना 2-3 चीजें बतानी है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए फोकस करना है सबने। ये कोई बंदा जाए अपने को ना कि वो थोड़ी देर के लिए ना वो वाला ऐसी भी चला, ताकि ना एक दफा कूलिंग सेट हो जाए तो फिर चाय बंद कर देंगे। जी, 10% बोनस शेयर और subsequently a right issue was also made। यहां पर ऊपर चलते हैं, यहां पर हमारे पास ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। ओपनिंग शेयर प्रीमियम नहीं है, क्लोजिंग है। इसका मतलब है आपके पास पहले कोई प्रीमियम नहीं पड़ा। सवाल यह है, इसको 2 तरीकों से मैंने करवाना है, एक तो क्वेश्चन करवाना है, एक इसके अलावा भी करवाना है। कह रहा है बोनस इशू किया है, क्या किया है, बोनस इशू। ठीक है, बोनस इशू किया है बट प्रीमियम नहीं था हमारे पास। इसके बाद राइट शेयर भी इशू किए हैं। जो राइट शेयर की अमाउंट है ना, वो लेजर बनाकर आ जाएगी। कहां से आएगी, लेजर बनाकर आ जाएगी। जो बोनस इशू है उसकी जो हम एंट्री पास करेंगे वो क्या होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और 10% बोनस इशू है तो किस पर अप्लाई होगा, 13,000 रुपए पर। ये पॉइंट पहले भी आया हुआ, 13,000 का 10% लिया
इसमें कोई भी कैश फ्लो नहीं है, इसमें कैश फ्लो नहीं है, बट लेजर है। ये रिटेन अर्निंग के लेजर में डेबिट साइड पर जाएगा, ये शेयर कैपिटल की क्रेडिट साइड पर जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं था, ये तो हो गया। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता पेपर में, अगर आने वाले पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, गिवन क्या इंफॉर्मेशन 16,000 और 13,000, ये आपने बताना है, और शेयर प्रीमियम कितना है 1120। कहता है पहले राइट शेयर इशू किए हैं, पहले राइट शेयर इशू किए हैं, फिर बोनस इशू किया है 10%। अब एंट्री क्या पास होगी? क्या अब भी रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल होगी या शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल होगी? बताएं, ध्यान से बताना है दोबारा, पर कुछ लोगों को तो सवाल ही नहीं समझ लगी कि क्या चल रहा है जिंदगी में। देखिए सवाल ये है, हम बोनस इशू करते हैं शेयर प्रीमियम से, बोनस इशू करते हैं शेयर प्रीमियम से, एंट्री पास होती है शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। बट अगर प्रीमियम ना हो तो एंट्री पास करते हैं रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। इस केस में अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर शेयर प्रीमियम नहीं था, इसलिए हमने एंट्री पास कर दी रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। हमने राइट शेयर इशू किए जरूर हैं, उसका शेयर प्रीमियम आया भी है, लेकिन शेयर प्रीमियम बाद में आया, हमने पहले ही राइट शेयर इशू कर दिए थे। इसमें हमने पहले राइट शेयर इशू किए, इसका मतलब है जो शेयर प्रीमियम था पहले मौजूद था जब हमने बोनस शेयर इशू किए, क्योंकि राइट शेयर इशू किए हैं तो प्रीमियम तो आया पड़ा होगा। उसके बाद हमने बोनस शेयर इशू किए, तो मुझे बताएं कोई एंट्री बता सकता है इसकी? अमाउंट, पहले तो अमाउंट फाइंड करें ना, जल्दी से सब लोग अमाउंट फाइंड करें बोनस शेयर्स की, बोनस शेयर की अमाउंट फाइंड करें। देखते हैं कौन बंदा एग्जैक्ट सही वाली अमाउंट करता है। बोनस शेयर्स की कोई अमाउंट बताए, ये किसी भी किताब के अंदर नहीं है और ना ही आज तक पेपर में आया है। ये अभी आपको सिखा रहा हूं कि हो सकता है अगर पेपर में आ जाए ये चीज तो फिर हम इसको डील कैसे करेंगे। हो गया? कौन बताएगा पहले? हाँ लाइबा कितनी अमाउंट आ रही है? नहीं आ रही। क्या? मुझे नहीं आ रही। तो फाइंड तो करे ना फिर। कैसा है? समझ नहीं आया मुझे। 10% लेना है तो ये 1300 ही आ जाएगा। 1300 आ जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन तो यही है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है और तो कुछ है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है। पहले राइट शेयर इशू किए, फिर उसके बाद बोनस शेयर इशू करने हैं। अमाउंट पूछी है कि कितनी आएगी? आपको बता नहीं रहा कि पता नहीं गलती हो, जो फाइंड किया बता दो। हाँ दिया, कितना फाइंड किया? 1412 1412। उसके बाद किसने फाइंड कर लिया? आपका भी यही है सहारा, आपका 1412।
और कोई? एंट्री तो पास होगी शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये तो कंफर्म है, ये एंट्री पास। लेकिन अमाउंट क्या है? आज आपने कितनी फाइंड? तो थोड़ी सी डिफरेंट, बहुत सारी डिफरेंट आएंगी, सबकी डिफरेंट आएगी, देखना तो सही। बताएं हम आपकी कितनी आएगी? 1188, 10% है 1188। हाँ रिजवान, 1430। हुज़ैफा 1412, ये तो चलो पहले भी है। हुज़ैफा जवेद 1120। अदील 1412। इरम कितना कर रहे हो? ये तो कैलकुलेटर पे हो जाना। सीरत सही नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? 1600। 1120। अब सुनिए, आ जाओ वापस। अच्छा एक सवाल, अच्छा मुझे ये बताओ, इनमें से जो भी अमाउंट आई है आपकी, क्या सारा शेयर प्रीमियम डेबिट होगा या शेयर प्रीमियम भी? पहले तो अमाउंट निकाले ना कि अमाउंट एक्चुअल में आ कितनी रही है। पहली बात तो यह है कि ये 13,000 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि राइट शेयर पहले इशू हुए हैं, तो अब राइट शेयर ऐड होने के बाद बोनस शेयर अप्लाई होगा। अगर पहले राइट बोनस होता तो फिर 13,000 के ऊपर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसमें राइट शेयर ऐड नहीं करने थे। अब तो राइट शेयर ऐड करके करना है। मेरे पास जो 13,000 है, क्या इसके अंदर राइट शेयर इशू है? ये तो पिछले साल का बैलेंस है। अब 16,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। इस 16,000 के अंदर राइट शेयर मौजूद है, लेकिन बोनस शेयर भी है, क्योंकि जब ये कैरी डाउन आया होगा इसके अंदर राइट शेयर भी ऐड हो चुके हैं, क्लोजिंग भी ऐड हो चुका है। तो अगर मैं सिर्फ बात करता हूं इस 16,000 की, तो ये 16,000 बेसिकली 110 है। इसके अंदर 10% बोनस शेयर भी मौजूद है। और मुझे कितने परसेंट चाहिए? नहीं, अगर 100% चाहिए ना 100, तो 100 से फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बोनस निकाल के, फिर उसमें राइट शेयर होगा और उसमें शेयर कैपिटल पहले वाला मौजूद होगा, ओपनिंग ब्रॉड ऑन। ये कितना, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10% से। फिर क्योंकि उसका मैं लूंगा 10%, पर अगर डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करूंगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। और गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड करूंगा, कितनी अमाउंट आ जाए? 1455। ये बात समझ लगी? देखें, हमारा ये तो बात कंफर्म थी ना कि 13,000 के ऊपर अप्लाई नहीं होना, 13,000 के ऊपर अप्लाई नहीं होना, क्योंकि उसके अंदर राइट शेयर मौजूद है। राइट शेयर है 16,000 के अंदर, लेकिन 16,000 क्लोजिंग है, इसके अंदर बोनस भी शामिल है 10%। तो फिर मैं, क्योंकि राइट तो रहने दूंगा, बोनस के ऊपर तो बोनस नहीं आएगा ना, बोनस शेयर तो उसके अलावा होंगे। तो मैं 110 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बोनस फ्री हो जाएगा। 110 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, या 110 पे डिवाइड करके डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास 1455 आ जाएगा। अब सवाल यह है, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, यह है प्योर जो अकाउंटिंग सीखता है उसको ये बातें समझ आती हैं, ऐसे नहीं आती। ये 1455 की समय लगी। अब आए जरा, अगर पेपर में सवाल आया, आईकैप तो बड़ा रहम करता है, आईकैप तो ऐसा करता ही नहीं, इतने मुश्किल सवाल देता ही नहीं, सोचने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है। वो हमें वो भी मुश्किल लग रहे होते हैं, वो अलग बात है। अब आए जरा इस सवाल के अंदर, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जब मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, क्या शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल होगा, या शेयर प्रीमियम भी डेबिट होगा, रिटेन अर्निंग भी डेबिट होगा, और फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा? दोनों। क्या सिर्फ शेयर प्रीमियम डेबिट होगा या रिटेन अर्निंग भी डेबिट होगा? क्योंकि मेरा बोनस आ रहा है 1455,
हाँ जी, सिर्फ शेयर प्रीमियम होगा या रिटेन अर्निंग भी डेबिट होगा? होगा। सारे कह रहे तो फिर होगा, खुद बताओ। शेयर प्रीमियम होगा सिर्फ, ओनली अवैस, ओनली शेयर प्रीमियम। इकबाल, सिर्फ शेयर प्रीमियम होगा, रिटेन अर्निंग भी होगा। अब सुने, इधर आप बताएं, दोनों होंगे। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो आपका शेयर प्रीमियम पड़ा है दैट इज अ क्लोजिंग, ये तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये प्रीमियम डेबिट होने के बाद बचा पड़ा है। प्रीमियम पहले, क्लोजिंग का मतलब क्या है? अगर ये शेयर प्रीमियम कम होता तो खत्म हो चुका, तो नहीं लाता, क्लोजिंग में नहीं ला रहा होता। अगर आप रिटेन अर्निंग डेबिट करते हो, इसका मतलब क्या है? शेयर प्रीमियम कम है। ये तो क्रेडिट साइड पर क्या कर रहा है? अगर शेयर प्रीमियम सारा ही खत्म हो जाता तो क्या कैरी डाउन पड़ा होता? तो इसका मतलब है शेयर प्रीमियम ज्यादा था, शेयर प्रीमियम ज्यादा था, इसलिए बचा पड़ा है। तो ये जो 1455 है, ये शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल एंट्री होती। ये आज तक ये वाला कॉन्सेप्ट आई कैप ने कभी पेपर में नहीं पूछा, और लगे ये अगर सवाल पूछेगा तो ये बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है। 2 दफा वो पिछला कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, पिछले पहले भी हमने ये किया है, 10,000 का 10% लिया था शायद, वो 10% 1000 आ गया था, फिर यहां पर उसने दोबारा वो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक टेस्ट नहीं किया। और ये करेगा तो आपको पता है कि सारे तो आपके जैसे ही होते हैं सारे, और जिसने ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक कर लिया ना, जो एग्जामिनर होगा ना, कभी उसको फेल नहीं करेगा इस एक पॉइंट के ऊपर भी, क्योंकि जो ये कर सकता है ना, तो बाकी नॉर्मल सवाल तो कर ही सकता है। और जब कभी कोई अनपढ़ बंदा पास होता है, जिसको कहते हैं ना अनपढ़ से मुराद ये नहीं कि वो जो कम पढ़ता है, वो अक्सर लोग कहते हैं कि ये कम पढ़ने के बावजूद क्यों पास होता है, वो उन पॉइंट्स को जाकर हिट कर लेता है बाय चांस, लकीली, कि जो एग्जामिनर के दिमाग में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वो एग्जामिनर देखता है कि ये तो बहुत सारे लोगों का गलत पॉइंट है और इसने ठीक किया हुआ है, तो उसको पास कर देता है। वरना ऐसा हकीकत है, बहुत सारे ऐसे लोग भी पास हुए हैं जो कम पढ़ के भी पास हुए हैं, उनको तो ये भी नहीं पता चैप्टर के टोटल कितने हैं, ये भी उन्हें पूरी तरह नहीं पता होता। तो ऐसे लोग भी पास हो जाते हैं, और जो किताबें लाल पीली कर देते हैं पढ़ पढ़ के, 6-6 दफा पढ़ देते हैं, फेल भी हो जाते हैं। तो फेल पास तो हमारे बस में है ही नहीं, वो तो रब की जात है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक एडिशनल पॉइंट मैंने बताया था, बट हमारा बस इतना ही था, ये वाला हमारा ये था बस, वो बाकी सारी बेइज्जती करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोविजन के बारे में, वो पुराना केस। अच्छा, वैसे आई कैप कहता है कि अगर अलाउंस का जिक्र हो ना, तो अच्छा यही है कि आप ग्रॉस अप किया करें। ये आई कैप कहता है, अच्छा क्या है? ग्रॉस अप किया करें। वैसे नेट वाला भी ऑप्शन है, अब नेट वाला क्योंकि जल्दी हो जाता है, हम इसलिए नेट को कह देते हैं। तो करना क्या है कि अगर आपने करना है तो ओपनिंग को 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ग्रॉस अप हो जाएगा, और क्लोजिंग को 92 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ग्रॉस अप हो जाएगा, और 5 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलाउंस आ जाएगा, और अगर अलाउंस इंक्रीज होगा तो ऐड, और डिक्रीज होगा तो, क्योंकि अलाउंस बढ़े तो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हम ऐड बैक कर देते हैं, वरना आप इसको क्रॉस कर। नंबर 4, डीएल एक्वायर्ड एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 300 मिलियन, 125 स्टिल अनपेड। ये किधर छुप गया? 300 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, 125 उसमें से अभी तक आपने पे नहीं किया, तो ये अदर पेबल या कहीं ना कहीं ये मौजूद, वहां से माइनस करके वर्किंग कैपिटल लेंगे। और उसका मॉडल कौन सा है? अब सिंपल फेयर वैल्यू मॉडल हो तो डेप्रिसिएशन नहीं आती, और कॉस्ट मॉडल हो तो डेप्रिसिएशन आती है। दोनों के लेजर हमने सीखे हुए हैं, फिर भी अगर याद भूल गया तो दोबारा मैं बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के 2 लेजर बन सकते हैं। कॉस्ट मॉडल पे हो
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो मेरे पास ब्रॉड ऑन आता है जी, कैरिड ऑन आता है, एडिशन मतलब कैश, डिस्पोजल अभी तक पेपर में कभी नहीं आया तो यहां पर डेप्रिसिएशन आ जाए। अगर डिस्पोजल आएगा तो जस्ट लाइक पीपीई की तरह डील कर, अगर आ जाता फेयर वैल्यू मॉडल इसका। एक बात तो ये याद रखनी है, वैसे भी आपको याद आएगी क्योंकि आज टेस्ट में भी थी, फेयर वैल्यू का मतलब और कॉस्ट मॉडल का मतलब इतना है कि कॉस्ट मॉडल है तो वो एंटिटी डेप्रिसिएशन हर साल एक्सपेंस में लिख रही, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो उसका कोई ओसीआई नहीं होता, याद रखें। फेयर वैल्यू गेन आएगा तो इनकम, फेयर वैल्यू लॉस आएगा तो एक्सपेंस। अब फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो हमने ब्रॉड ऑन इधर लिखना है, कैरिड ऑन इधर लिखना है। अगर बढ़ेगा तो फेयर वैल्यू गेन इधर, एडिशन इधर, और इस साइड पर फेयर वैल्यू, हाँ अगर डिस्पोजल है तो वो भी आ जाएगा। ये बस दो ही लेजर हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जो कैश फ्लो में हिट हो रहे हैं। अब आप ऐसा करें, मुझे बताएं कि यहां पर जरा लेजर बनाते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, जाओ जरा देखो ब्रॉड ऑन कितना है, देख के आओ ब्रॉड ऑन कितना है। 1950। कैरिड ऑन कितना है? 1820। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि उसने नया एसेट खरीदा है, बट कुछ इस तरह से है, अदर पेबल और 125 175 ऐसा ही है। 300 का खरीदा है, क्या सारा कैश दिया है? नहीं, जितना कैश दिया है कैश के नाम से लिख दे, लेजर में तो सब कुछ आता है, बट कैश फ्लो में इसमें सिर्फ 175 जाएगा। क्लोज करेंगे, अगर डेबिट साइड पर आएगा तो फेयर वैल्यू गेन, अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो फेयर वैल्यू कितना? 430। अगर मैं कैश फ्लो की बातें बताऊं, ये कहां जाएगा? एडजस्टमेंट में प्लस हो जाएगा, लॉस है। ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ये किधर जाएगा? ये अदर पेबल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ऐड। यही इस पूरी एडजस्टमेंट की यही कैश फ्लो। आगे चलते हैं, बल्कि पीछे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, old machine costing 520 million with the book value 350 million was traded with the new machine 600 million, पेमेंट 200 मिलियन। मैंने आपको वैसे एक्सचेंज के केस में ना अलग से बात बताई, एंट्री तो बताओ ना, एंट्री तो फिर प्रैक्टिस करते रहते हैं एंट्री। न्यू एसेट डेबिट, हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो ओल्ड पीपीई क्रेडिट बुक वैल्यू से लिखूंगा या कॉस्ट से? बुक वैल्यू से, क्योंकि एक्यूमुलेट डेफिनेट तो हम ले ही नहीं रहे। कितनी है बुक वैल्यू? 550 350। ये जनाब 350 है, कैश आप दे रहे हो 200 और 600 का आपने एसेट ले लिया, गेन आ रहा है। अब सारे लोगों को पता है ये लेजर में जाएगा, कैश फ्लो का कोई रोल नहीं है, लेजर की डेबिट साइड पर जाएगा क्योंकि पीपी डेबिट हो रहा है। ये क्रेडिट साइड पर जाएगा, लेजर में जाएगा, कैश फ्लो में कोई इसका काम नहीं है। कैश फ्लो में जाएगा, इन या आउट साफ साफ लग रहा है, आउट हो रहा है, जाएगा। गेन भी जाएगा रिवर्स होने के लिए एडजस्टमेंट के, सारी चीजें आ गई। जो चीज अपने लेजर में जाएगी, अगर वो लेजर बनाओगे वो तो आनी ही आनी, और कैश फ्लो में सिर्फ कैश आता। डन, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है। पेमेंट 700 मिलियन, आउट ऑफ विच 300 मिलियन कैपिटलाइज्ड इन सीविप। ये 300 मिलियन किसका हो गया? नॉन करंट एसेट का, और उसको हमने डील केस में क्या लेजर में करना है? नॉन करंट एसेट के लेजर में। अब इसका दो तरीके बताने लगा हूं, दोनों ध्यान से सुनना है। पहले तो ये यहां से माइनस हो जाएगा, आपका 400 जो है
ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट पेड है? पेड है, पेमेंट है ना, तो लेजर बनाकर जो फाइंड करेंगे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड होगा, इंटरेस्ट पेड फाइंड नहीं होगा। दूसरी बात, सीविप के अंदर ये कितना जा रहा है? 300। ये पेमेंट तो है लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सीविप नॉन करंट एसेट है ना, पेमेंट तो पूरी 700 है, उसमें ये 300 भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसफर फ्रॉम सीविप टू पीपीई 550 मिलियन, इसकी एंट्री बता सकता है कोई? आसपास से पूछते। दूसरा, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रुपीज 550 मिलियन, कैपिटल क्रेडिट। ऊंची आवाज में बोलो ना, उसे समझ नहीं आ रही, उसको बोलने दो। होगा तो ये पीपी कैसे आया? एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कंप्लीट हुआ तो वो उसका स्टेटस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो गया और वो क्या बन गया? पीपीई। तो एंट्री क्या पास हुई? पीपीई डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कितने से? 500। आपने कैपिटल कहा था। अब ये पीपी के लेजर की डेबिट साइड पर, सीविप के क्रेडिट साइड पर, इसमें कैश फ्लो नहीं है लेकिन लेजर हैं। पीपी के लेजर में 550 डेबिट और सीविप के लेजर में 550। अब जो बाकी लेजर्स हैं वो हम सीखते हैं। अब एक दफा सारे लेजर्स, क्वेश्चन की तरफ तो अभी मैंने शुरू नहीं किया क्वेश्चन। प्रॉफिट हमारा टैक्स से आ गया था, अब सीक्वेंस चेक करें जरा। पहले इसको बनाकर ना साइड पे करते हैं, फिर सीविप का लेजर और पीपी का लेजर बना लेते हैं। पीपी के लेजर से मिलेगी डेप्रिसिएशन। क्यों मैंने डायरेक्ट कहा? क्योंकि मुझे पूरा सवाल पढ़ के डेप्शन नहीं मिली, तो पीपी के लेजर से मिल जाएगी डेप्रिसिएशन। सीविप का लेजर के दो तरीके बताने लगो, वो देख ले। सीविप एक तरीका, सीविप का मुझे कोई ब्रॉड ऑन बता दे। सीविप का ब्रॉड ऑन, सीविप का ब्रॉड ऑन कितना है? 2500 और कैरिड ऑन 3485। डन। पीपीई 550, ये पता चला 550 कौन सी एंट्री है? वो जो सीविप हमारा पूरा हो गया, खत्म हो गया, फिर वो सीविप खत्म हो गया, पीपीई बन गया। क्लोज करते हैं, मेरे पास कैश आ जाएगा 1535। मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्या आ जाएगा? 1535। एक और तरीका है, सीविप ब्रॉड ऑन 2500, कैरिड ऑन 3485, पीपीई 550, कैश इंटरेस्ट वाला 300 और बाकी कैश 1235। आपने ये बात पढ़ी है ना क्वेश्चन के अंदर कि 300 सीविप में ऐड करना है, लेकिन वो पे भी हो चुका है। इसका मतलब है आउटफ्लो भी वो है, क्योंकि पेमेंट लिखी हुई है ना, 700 पेमेंट है। तो या तो आप लिखे इंटरेस्ट, लिखे ही ना इसमें आके, वो खुद 1535 के अंदर इंटरेस्ट आ गया। या अगर आप कहते नहीं हमें नजर आना चाहिए, अगर इंटरेस्ट पे कर दिया ना तो कैश के नाम से आएगा, और अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इंटरेस्ट पेएबल के नाम से, और ये नॉन करंट एसेट पे पेएबल होगा फिर। लेकिन यहां पर तो पेमेंट हो चुकी है, साइलेंट केस होगा तो भी पेमेंट हो चुकी होगी। ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है। बिल्डिंग के अंदर एक कॉस्ट ऐड थी, इंटरेस्ट के अमाउंट के अंदर वो एक कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी। ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। ठीक होगी बात। तो इसका दो तरह से हल करने का तरीका था, आप जिस तरीके से भी कर लोगे आएगा 1535। आप कहोगे सर कैश के नाम से तो 1235 आ रहा है। भाई ये भी कैश के नाम से है, ये भी कैश के नाम से, टोटल जाएगा कैश आउटफ्लो। इन दोनों के अमाउंट में मसला क्या है? 300 है इंटरेस्ट की मद में पे किया और 1235 खर्चा आया।
जो हम मटेरियल लगा रहे होंगे, लेबर लगा रहे होंगे, ओवरहेड लग रहे होंगे, वो 1235 आया। ठीक है जी। अब पीपीई का लेजर बनाकर चलते हैं। पीपीई का लेजर ब्रॉडन बता सकता है कोई? 14,000 16,000 14,000 14,300। कैरिडोर कोई बता सकता है? 13,800 13,800। अब जिस जिस वजह से पीपीई डेबिट हुआ डेबिट करो, जिस जिस वजह से क्रेडिट हुआ क्रेडिट करो। एक तो हमारा पीपी डेबिट हुआ है एक्सचेंज में 600 से, और क्रेडिट हुआ है डिस्पोजल 250 या 350। 350 बुक वैल्यू लिखनी है ना। सीवेब से भी तो हुआ है कुछ 500। और बताओ कोई सरप्लस आया हो, कोई चक्कर चक्कर ऐसा? अगर कुछ भी नहीं रहा तो फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। कितना 565 कर सकते हैं? ठीक होगी बात। कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो में तो हमें सिर्फ मेन हमारा फोकस है। अब ये भला डेप्रिसिएशन हमारी किधर जाएगी? और जो एक्सचेंज का हमारा कैश है वो चला जाएगा आउटफ्लो के अंदर। एक्सचेंज वाला, एक्सचेंज के केस में वो अपने लेजर में तो जरूर आता है, लेकिन एक्सचेंज की जो पेमेंट है ना वो अलग से डील होती है, वो लेजर के अंदर नजर नहीं आ रही होती। एक्सचेंज नजर आ रही होती है, दिखाऊं? ये जो 600 है, क्या 200 दिया उसके बदले कैश दिया उसके बदले, और अपना पुराना एसेट कितने में दिया उसको? 400 का। 50 का गेन आया ना। 350 वाला एसेट 400 में चिपकाया, 50 का गेन आ गया, और 400 में तो हो गया 600 पूरा। ये हो गया हमारा डिस्पोजल ओल्ड एसेट वाला, और ये 200 कैश आ रहा है। तो अगर आप कहते हो कि सर हमें पीपी के अंदर कैश नजर आना चाहिए, तो देख लो फिर, ये 600 को ना लिखो, फिर जितना कैश दिया उतना कैश लिख लो, और जितने के बदले ओल्ड पीपीई दिया वो ओल्ड पीपीई देख लो। या ये पूरा 600 लिखकर 200 का जो डिफरेंस है वो तो हमारा आउटफ्लो हुआ ही हुआ है ना, क्योंकि जब एक्सचेंज किया था 200 दिया है माने, तो हमने कैश फ्लो लिखना है तो फिर तो आना ही आना। बात समझ लगी? तो जो आपको बेस्ट लगता है वो लिख लो। आगे बढ़े फिर। अच्छा जी, अब सवाल तो हमने पढ़ा, क्या आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, मतलब सो रहे थे या जाग रहे थे? अब इसको जरा क्लोज करते हैं सवाल। कैश फ्लो एक ऐसा सवाल है, कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट। एक सादा सी बात बताऊं तो ये आपके 35 नंबर का पेपर में आएगा, कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट। ये पहले भी बात हो चुकी है। 35 नंबर, एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का कंफर्म, फिर एक सवाल कैश फ्लो का। 50 वाला पास होता है। अगर ये 2 सवाल हम अच्छे कर लें और बाकी हम अपना पेपर अटेम्प्ट करके आ जाए, कंफर्म पास है। हमारा कुछ भी ना समझ लगे, सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करके आ जाए। और ये वो सवाल है, सवाल पढ़े पूरा दिमाग में जवाब आ जाता है अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो। सवाल पढ़ते हुए ही, पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कहां से क्या क्या चीज फाइंड करनी। अब देखो सीक्वेंस चेक करना जरा। अभी एक और चीज भी पढ़ के, डिविडेंड पेबल भी गिवन है। क्या गिवन है? डिविडेंड पेबल भी गिवन है। अब सीक्वेंस देखना जरा। सवाल आपके सामने है या मैं दिखाता चाहूं? सवाल अपने सामने रखना है, रखो जरा। मैंने 7 पॉइंट को उठाया, 7 पॉइंट को, क्वेश्चन के 7 पॉइंट से, वहां से मैंने फाइंड किया पीबीटी। ठीक है, जैसे मुझे पीबीटी मिल गया, मैंने अगले ही दम में पैट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया मेरे पास पैट आ गया है, डिविडेंड पेबल का लेजर गिवन है। इसका मतलब है डिविडेंड का कुछ चक्कर है, क्योंकि उसके ब्रॉड ऑन कैड ऑन गिवन है। मैंने फौरन आगे जा गया कि मुझे मेरे काफी चीजें मिल गई, मैं बनाऊंगा रिटेन अर्निंग का लेजर।
क्या बनाऊंगा? रिटेन अर्निंग का लेजर, क्योंकि सवाल तो मैं पूरा पढ़ चुका हूं। मैंने रिटेन अर्निंग का लिखा ब्रॉड ऑन, बताओ जरा ब्रॉड ऑन कितना रिटेन अर्निंग का? 10,800 10,800। मैंने इसका लिखा कैरीड ऑन 10,150 10,150। और मैंने अपने आप से पूछा कि इस पूरे सवाल पढ़ते वक्त कहां कहां रिटेन अर्निंग डेबिट या क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि यहां पर तो पैट भी आता है और पैट मैं फाइंड कर चुका हूं। पीबीटी से 2500 आया था ना, और इसमें 750 माइनस किया तो 1750 आया था। यह मेरे दिमाग में चल रहा है। अब जैसे ही मैंने पैट लिखा, मैंने देखा कि यार 10% शेयर कैपिटल का भी जिक्र है और शेयर प्रीमियम भी नहीं था, तो मेरा शेयर कैपिटल के नाम से कितनी अमाउंट आई थी, और यहां से मैंने फाइंड कर लिया डिविडेंड। क्या फाइंड किया? अब जरा अगर गौर फरमाइएगा, ये जो 1100 डिविडेंड आया है, ये डिविडेंड पेड है या डिविडेंड फॉर द ईयर? अब अगर तो डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो यही पेड था, यही फॉर द ईयर था। लेकिन अब प्रॉब्लम है, डिविडेंड पेएबल है ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये जो डिविडेंड है ये बताना पड़ेगा आपको, ये डिविडेंड फॉर द ईयर है या डिविडेंड पेड है। रिटेन अर्निंग के लेजर में पेमेंट कहां से आती है? ये तो फॉर द ईयर होता है। रिटेन अर्निंग के अंदर सब कुछ का क्या आ रहा है? फॉर द ईयर आ रहा है। अब मैं फौरन क्या करूंगा? आपको पता है कि जिसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन उसका लेजर बन जाता है। मैं फौरन से पहले डिविडेंड का बनाऊंगा लेजर, डिविडेंड पेएबल। कोई बता सकता है डिविडेंड का पेएबल का ब्रॉड ऑन क्या है? 140। और कैरीड ऑन क्या है? 200। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट किया करो, और डायरेक्ट जब करते हैं ना तो उस ट्रांजैक्शन के आगे ना वो लाइन लगा देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस प्लस माइनस कर देते होते हैं बस। अब ये इसकी एंट्री को बता सकता है क्या पास हुई होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है क्रेडिट? और एक और अच्छी बात बताऊं, जो किसी लेजर में डेबिट साइड पर आ रहा है ना, जब किसी और घर में जाएगा तो क्रेडिट साइड, ये कंफर्म होता है। और घर में नाम क्या आएगा? घर के मालिक का। अब ये इसमें जाएगा किस नाम से? कोई समय लगे ना लगे, डायरेक्ट 1100। और यहां पर जो मेरा डिफरेंस आएगा दैट इज डिविडेंड पेड, ये कैश के नाम से आएगा। ऐसा कब होता है? जब डिविडेंड का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, तो एक डिविडेंड पेएबल से भी हमारी एक अमाउंट फाइंड हो सकती है। अब मुझे बताओ कैश फ्लो में क्या आ जाएगा सारे मामला? 980 बस, और कुछ भी कहीं भी नहीं जाएगा। रिटेन अर्निंग में भी डिविडेंड नहीं आएगा, 1100 नहीं जाएगा, क्योंकि 1100 तो डिविडेंड बनता था। एक्चुअल में पे कितना किया? 980। ठीक होगी बात? अब मेरे पास डिविडेंड पेड आ गया, और इस डिविडेंड पेड को मैंने लिखना कहां पर है? उसने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हायर रहे, फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और हम तो वैसे भी इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही ले जाते। अब ये मेरा पॉइंट था, जैसे मैंने ये पढ़ा, ये सारा क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है। ठीक होगी बात? अब मेरा सीक्वेंस क्या था? मैंने पीबीटी फाइंड कर लिया, मैंने पैट फाइंड कर लिया, रिटेन अर्निंग फाइंड कर लिया, डिविडेंड पेएबल आ गया। अब काफी चीजें मुझे ना शेयर कैपिटल की मिलती जा रही है, मैं शेयर कैपिटल को लेजर बना देता हूं, और वहां से मुझे राइट शेयर से जो पैसा मिला वो भी आ जाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी है। मैं अगली वर्किंग करूंगा, वर्किंग का नंबर दूंगा, और यहां पर लिख दूंगा शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। ब्रॉड ऑन आ जाएगा मेरा 13,000, कैरिड ऑन मेरा आ जाएगा 16,000 प्लस 1120, कितना आ गया? 17,120। अगला सवाल क्या पूछूंगा मैं? क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुआ? वो रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग टू कितनी अमाउंट से? 1300।
इसके अलावा जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बैंक या कैश। ठीक है, कितनी अमाउंट आ गई? 2800 पूरा। 28 ये मेरा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल आ गया। लोन का कोई खास जिक्र नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, छोड़ दिया। डेप्रिसिएशन में फाइंड कर चुका हूं पीपी का लेजर बना के। गेन जो लॉस मुझे पता चल चुका है एंट्री पास करके। अब कैश फ्लो का सारा सवाल हो चुका है। तो कैश फ्लो के सवाल के अंदर ना इस तरह से प्रैक्टिस करो कि सवाल पढ़ो और पूरा फ्रेम दिमाग में आ जाए, और ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम सवाल वैसे मैं रफ तरीके से करवा देता हूं, आपने प्रॉपर तरीके से करना है। मैं क्या लिखूंगा? पीबीटी 2500, इसमें करेंगे एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन हमने फाइंड की 1265, 1 2 गेन आया था 50 का। एक फेयर वैल्यू लॉस का जिक्र हुआ था, ऐसा था ना कुछ, 400। इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी जिक्र है या नहीं? इंटरेस्ट एक्सपेंस का जिक्र है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पेमेंट गिवन है, तो टेंशन वाली बात तो है नहीं। लेजर हर आ में आता है, लेजर बनाएंगे, पेमेंट भी यहां से पता चल जाती है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी यहां से पता चल जाता है। तो बताएं जरा मुझे इसका ब्रॉड ऑन कैट ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन है 195 और कैरी डाउन है 140। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर कैश गिवन है, 700 लिखूं या 400 लिखूं? क्योंकि 300 तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। क्लोज करूंगा तो मेरे पास 340, तो यहां पर 400 ना लिख दूं या 345? इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आपने इतने क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, अगर आपने फोकस किया होगा ना तो एडजस्टमेंट में 4 5 चीजें आती हैं, जिसमें एक तो डेप्रिसिएशन है, एक आधा गेन या लॉस आ जाता है, एक आधी चीज और अच्छी आ जाती है बस। हाँ जी बताइएगा जरा इसका आंसर क्या है? कितना? 4490 4490। इसके बाद क्या लिखे? इन्वेंट्री वगैरह। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने ये जरूर नोट करना होता है कि कोई मिलावट वाली चीज तो नहीं पड़ी हुई। बताओ ट्रेड पेबल में मिलावट है या नहीं? 125 वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली, तो यहां से 125 माइनस करने के बाद कंपेयर करें। कर लो कंपेयर, 935 और 1485 में से 125 माइनस किया, ये कितना बचता है? 1300। तो 935 और 1360 अकाउंट पेएबल इंक्रीज 425। उसके बाद इधर इंटरेस्ट भी नहीं लेते, डिविडेंड पेएबल भी नहीं लेते, टैक्स पेएबल का भी कोई जिक्र नहीं करते। आ जाए फिर इन्वेंट्री 5000 से 7450 बढ़ गया, कम हुआ? कितना? 2400। नेट अकाउंट रिसीवेबल 4085 से 3588 सवाल पता। हाँ जी करें जरा कैलकुलेट इसको। 2962। अब क्या इसमें मैं इंटरेस्ट पेड तो नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने कहा इसको हायर रखना है ना। इसमें मैं लिख सकता हूं डिविडेंड पेड, तो इसमें सिर्फ टैक्स पेड आएगा। वर्किंग नंबर दूंगा, यहां वर्किंग कर लेता हूं, टैक्स पेड। हाँ जी बताएं इसका ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन 235, ब्रॉड ऑन 235। इसका कैरिड ऑन यहां पर तो नहीं है,
बट एसेट साइड पर है। तो मेरे भाई अगर वो जगह चेंज करेगा ना तो हम भी अकाउंट में जगह चेंज करते हैं। अगर वो एसेट लायबिलिटी से निकल कर एसेट पे जा रहा है ना तो हम भी फिर कैरिड ऑन इधर लिखने की बजाय कितना है 36 या 86, ये बात नहीं समझ लगी। याद रखें अगर हमारा सपोज दैट कोई लायबिलिटी एसेट साइड पर नजर आएगी तो हम उनकी जगह चेंज कर देंगे। अगर ब्रॉड ऑन एसेट साइड पर चला जाएगा तो ब्रॉड ऑन एसेट साइड पर लिख देंगे, डेबिट साइड पर कैरिड ऑन चला जाएगा तो कैरिड ऑन की जगह चेंज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टैक्स कितना था बोला, तो पेमेंट कितनी आई 102। ये लेजर एक अच्छा तो नहीं था लेकिन इसमें भी वो एक जल्दी में ये गलती हो जाती है। 1021 लो जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूल 19 उसके बाद पीपीई में जाए लेजर में देखे, पीपी में सिर्फ 200 का मसला है, बाकी कोई कैश फ्लो नहीं है। देखने जाके वो भी एक्सचेंज वाला 200 है। तो पेमेंट कैश पेड इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कितने से, कोई एसेट बेच के पैसा आया, हमने तो किया ही बस एक्सचेंज है, कोई एसेट तो बेचा है ही नहीं। क्या कोई एसेट कोई और खरीदा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कीमत थी 300 लेकिन 125 हमने दिया ही नहीं, तो कैश फ्लो कितना हुआ 170। और बताएं कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन, हमने उसका लेजर बनाया हुआ, जाकर लेजर देख लो। 300 कैश के बाद में पेमेंट की और 1235 अदर पेमेंट हुई, टोटल 1535 पेमेंट हुई। अपना अपना सीवेब का लेजर देख लो जाके, मिल गया। तो जनाब कैश पेड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1500, बताएं जी कितना आंसर आ गया 1900। अब आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो हमारे पास सारा कुछ ही है, इसका लेजर बना चुके हो, लॉन्ग टर्म लोन का कुछ नहीं बताया हुआ तो सिर्फ डिफरेंस ले लें। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम कितना आया था 2820। लोन पे किया है या लोन पे किया है, लोन पेड या अपडेट, लोन पहले कितना था 3532 हो गया, कितने से पे किया 265। दो चीजें और भी लिखनी है, इंटरेस्ट पेड भी इधर आना है, इंटरेस्ट पे कितना किया है और 700 टोटल पे किया है, 300 उधर चला गया था, और डिविडेंड पेड भी इधर आना है। ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना 1175। पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा आ गया सी। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना ए प्लस बी प्लस सी 1206। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट 1010 1010। हमारा आंसर कितना आ गया 2200 और क्लोजिंग कैश है कितना 2200।
अब आपने इसमें क्या देखना है कि ये सवाल नहीं हल किया, हमने सीखा क्या है इस सवाल में। एक तो पहली वाली एडजस्टमेंट भी ठीक थी, सीवेब वाली भी चीज अच्छी थी इसके अंदर। फिर उसके बाद डिविडेंड पेएबल पहली दफा आया था सवाल के अंदर। टैक्स कार्ड बैलेंस अपोजिट साइड पर था, ये हमने नई चीज देखी। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जी, और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अगले ऊपर वाली क्लास में करवा दी है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर ये बात ना समझ लगी तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो भी 23 है, अगर इसमें कोई इशू है तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया था। वैसे तो ये भी डिस्कस करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका जो अच्छा सवाल है ना वो है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें, ये मैं पूरा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन ये हल करते हैं पर्पल के। बाकी जो दो क्वेश्चन है आपने और करना क्या है, उसका मैंने कंप्लीट हल नहीं करवाया, एक का तो हल करवा दिया। सिर्फ जो चीजें आपकी नहीं हुई आपने सवाल ही नहीं किया, सवाल पूरा करना जरूरी है। अगर आप ये रुका शुका ना करो कि जी यहां रुक गया तो आगे सवाल नहीं छोड़ा, आप पूरे सवाल करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको पता होता क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखना है बस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चीजें समझ लग जाती हैं, इन्वेस्टिंग की बातें समझ लग जाती है। बंदा फंसता है तो एडजस्टमेंट में फंसता है। तो सवाल पूरा किया करो, ठीक है। और फिर ये सवाल दोबारा भी प्रैक्टिस किया करो हिंट लेने के बाद भी। टैक्स लॉ लिमिटेड बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, इसमें बड़ी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। पीपीई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल और करंट पोर्शन ऑफ लोन। क्या इन दोनों के बारे में तो हमें पता है ना, दोनों को प्लस कर देंगे, लॉन्ग टर्म और करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन। ओपनिंग को ओपनिंग में प्लस कर देंगे, क्लोजिंग को क्लोजिंग में प्लस कर देंगे। अगर तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसको लेजर बना लेना, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो इनका डिफरेंस लेकर आंसर लिखें। सबसे पहले मैं आपको चीजें डिस्कस करते हैं, फिर लेजर बनाएंगे। लेजर एंड पे बनाएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे 16 नंबर का सवाल है तो जरा मल्टीप्लाई करो इसको 1.8 से। 16 नंबर का सवाल है तो अगर हम इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना टाइम मिलेगा इसको, तकरीबन आधा घंटा, राइट। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है 10 मिनट में आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी और 10 मिनट में फॉर्मेट बन जाएगा। 30 मिनट्स का क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाएगा। अब वो प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है, जो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूं इससे अच्छी कोई अप्रोच हो नहीं सकती। मतलब इसमें आपका पेपर 100% मैक्सिमम सही होने के चांसेस यही है, रट्टा अप्रोच भी है। अब जो मैं लिखने लगा हूं ना, ये आपकी अप्रोच क्या है, ये पेपर में आपने दिल में करना है, सोचते जाना है। लेकिन अभी मैं आपका दिल पेपर में बना रहा हूं। इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू 240 मिलियन है, आपने 2 मिलियन शेयर इशू करके वो एसेट ले लिया। सवाल यही है, पीपी डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन 2 मिलियन शेयर हमने दिए हैं जब, बट 100 रुपए का एक है। इसका मतलब है हमने 200 मिलियन वाले शेयर 240 मिलियन में दिए। 200 फेस वैल्यू बनेगी ना 2 मिलियन की, तो उसकी वैल्यू क्या है एसेट की 240। ये जो 40 मिलियन एक्स्ट्रा ये क्या है, शेयर प्रीमियम। ये बात तो सबको समझ लगी। अच्छा देखिए होता भला क्या है, एक छोटी सी बात होती है जो कंफ्यूज कर रही होती है आपको, आप शर्माते हुए पूछते नहीं हो, फिर बाद में क्या तो समझ ही नहीं लेते। बेहतर है ना शर्माओ, पूछ लिया करो। उससे फायदा क्या होना है, वो अकाउंटिंग से इश्क हो जाएगा। आप नहीं पूछते हो ना, वो चीज आपके अंदर गल सड़ जाती है, आपको तुक्का शुक्का मार के सही तो कर लेते। अब देखें अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं तो कितनी खूबसूरत एंट्री बनेगी, पीपीई डेबिट
शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, गॉट इट। इसको मैं लिखूंगा 240, इसको लिखूंगा 200 और इसको लिखूंगा 40। अब इसमें कैश फ्लो नहीं है बट लेजर्स तो है। पीपी में 240 मिलियन डेबिट होगा, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम भी 240 से क्रेडिट हो जाएगा, इसके लेजर बनेंगे, उसके अलावा कुछ और आ जाएगा। तो ये पहली ट्रांजैक्शन ओके है। नंबर 2 ट्रांजैक्शन को पहले देखते हैं। प्यारी एंट्री, एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन आउट कैरिड आउट जून 2020 पीपीई इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन। कहता हमने एसेट को रीवैल्यू किया जिससे हमारा पीपीई डेबिट हुआ 80 मिलियन से, आउट ऑफ विच 35 मिलियन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब एसेट हमारा रीवैल्यू होता है, जितने से एसेट बड़े डेबिट हो जाता है एसेट, क्या सारा सरप्लस क्रेडिट होता है? नहीं होता है अगर पहली दफा हो तो, या पहले भी सरप्लस पड़ा हो। बट अगर पहले लॉस पड़ा हो तो पहले लॉस क्रेडिट करते हैं, फिर सरप्लस आता है। यही तो बात उसने लिख दी है। कहते हैं 80 मिलियन से सरप्लस आया है, उसमें से 35 मिलियन आपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया है। तो एंट्री बता सकते हो आसफा? नंबर 2 क्या? पीपीई हो जाएगा डेबिट कितने से? पीपी अपनी पूरी अमाउंट से डेबिट होगा, पीपीई अपनी पूरी अमाउंट से डेबिट होगा। क्या सारा सरप्लस आएगा? नहीं, लॉस को क्रेडिट करेगा। अब इसमें भी कैश फ्लो नहीं है लेकिन लेजर तो है। पीपी के लेजर 80 मिलियन से डेबिट होगा और प्रॉफिट 35 मिलियन से अगर प्रॉफिट नहीं बताया होगा तो प्रॉफिट में ये अमाउंट जाएगी, बट प्रॉफिट गिवन होता है या फाइंड कर लेते होते हैं तो उसके अंदर ये होता है। और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से हो रहा है? 45 मिलियन। ओके होगी बात। नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, मतलब जिसकी बुक वैल्यू 0 है, आपने जिसकी कॉस्ट 36 मिलियन है, जब है फुली डेप्रिशिएटेड तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 0। आपने उसको 8 मिलियन का बेच दिया, सारा गेन है। कहता आउट ऑफ विच 3 मिलियन स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब जरा सोचे, सारा कुछ बता दिया उसने खुद ही। गेन कितना है? 8 मिलियन। कैश फ्रॉम डिस्पोजल कितना है? 5। पहले क्यों 8 मिलियन का बेचा है, 3 मिलियन तो मिला ही नहीं, और ये 3 मिलियन कहीं छुपा भी तो होगा। पेबल के अंदर, रिसीवेबल के अंदर, अदर रिसीवेबल। हो गया सारा काम। अब कहते हो सर हमें तो एंट्री कुछ समझ आने लगी है तो एंट्री में बता दे, तो बता देता हूं। हमारे पास कैश कितना आया? 5 मिलियन। रिसीवेबल कितना है? 3 मिलियन। 3 मिलियन। ये सारा क्या है? गेन। अब कहोगे सर यहां पर तो असल एंट्री क्या होनी चाहिए थी ओरिजिनली? कैश डेबिट, पीपीई और गेन, ऐसा होना चाहिए था। ये बनती है बुक वैल्यू पे एंट्री डिस्पोजल की, लेकिन ये तो है ही 0। फिर बात की क्या बच गया? 8, और सारा 8 कैश में नहीं मिला। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये खुद बता रहा है मैंने किधर किधर जाना है। 8 मिलियन गेन और डिस्पोजल एडजस्टमेंट के अंदर, 3 मिलियन अदर रिसीवेबल में से माइनस, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात है, माइनस कर देंगे फिर उसका डिफरेंस लेंगे, और कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म। ठीक होगी बात। नंबर 4, पूरा कैश फ्लो आपका एंट्रीज में कवर हो जाता है। पिछले साल की एंट्री पास नहीं करते। डेप्रिसिएशन टू 90 मिलियन, एंट्री बनाओ डेप्रिसिएशन टू पीपी, डेप्रिसिएशन टू एडजस्टमेंट में चला जाएगा और पीपी में से जाकर माइनस भी होगा, क्रेडिट भी होगा। नंबर 5, 180 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, 180 मिलियन की एंट्री का पास करोगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, और वो है किस मॉडल के ऊपर? अगर ये कॉस्ट मॉडल है तो डिफरेंस जो आएगा वो डेप्रिसिएशन आएगी।
डिफरेंस जो आएगा वो, अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल पे होता तो डिफरेंस फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस आता। डन, हो रही है एंट्री, सवाल भी होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस 45 मिलियन ओपनिंग क्लोजिंग है किसके अंदर, ये तो इसके तो हम यूज टू हो चुके हैं। अदर पेबल से माइनस कर देंगे ओपनिंग क्लोजिंग को, लेजर बनाएंगे, कैश आ जाएगा। नई बात कहता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना उसमें 35 मिलियन है रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। 35 मिलियन रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश, इसका मतलब ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बाकी फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पिछले साल कितना था, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है, 6। ओके, ये इन्वेस्टमेंट इनकम को एडजस्टमेंट में माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट में ऐड है ना, उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर इस इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता तो लेजर बनाते, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो जितनी इनकम है सारी की सारी मिल भी गई। अगर किसी इंटरेस्ट या एक्सपेंस, इनकम या एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो लेजर बनाएंगे, अगर नहीं गिवन तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं। सवाल हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, सारी बातें तो समझ लिए ना। अब हम दो तरीके हमारे पास, लेजर बनाएं और फिर सवाल हल करें, या सवाल शुरू कर दें और साथ साथ लेजर बनाते जाएं। ये दो तरीके अप्रोचेज हैं हमारे पास। पेपर में क्या अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, अगर तो आपके पास टाइम है तो सारी वर्किंग कर लें, एक पेज या 2 पेज छोड़ दें, अपनी वर्किंग पूरी कर लें। अब पेपर में अगर मैं बैठा हूं तो सबसे पहले मैं वर्किंग नंबर 1 लिखना हूं, मैं वर्किंग नंबर 1 लिखूंगा, मैं बनाऊंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे शक है कि रिटेन अर्निंग का कोई चक्कर है, एक्सेस डेप्रिसिएशन का कोई मामला है। मैं बना लूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर। मुझे बताओ रीवैल्यू सरप्लस का ब्रॉड कितना है, लेजर का पता है ना, सरप्लस का लेजर ये ब्रॉड है, ये कैश ऑन बाद में फिल कर लेना। यहां पर आएगा पीपीई और यहां पर आता है रिटेनर। ब्रॉड ऑन देखें जरा कितना है, मिल गया सबको, और कैश ऑन कितना है। मुझे बताओ क्या कोई एंट्री फॉर द ईयर, किसी एंट्री के अंदर सरप्लस था हमारा, सरप्लस था किसी एंट्री के अंदर, बिल्कुल था। डेबिट हो रहा था क्रेडिट, क्रेडिट कितनी अमाउंट से, 45 लिखूं 80 लिखूं, मैंने वहां से सरप्लस लेना है, लेजर बना रहा हूं सरप्लस का, तो आना भी क्या चाहिए, मैं क्लोज करूंगा तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब मेरे फौरन मैंने बना लिया लेजर रिटेन अर्निंग का, यहां से मेरा फाइंड हो जाएगा प्रॉफिट। हाँ तो बना ले तो ब्रॉड ऑन कितना है मेरा, कैरिड ऑन कितना है 200। ये रिटेन अर्निंग भी इधर शिफ्ट होगा, इधर डेबिट पे तो इधर किस साइड पर आ जाएगा। इसके अलावा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना, बताओ क्वेश्चन के अंदर टैक्स का कोई चक्कर है, पेबल वगैरह टैक्स, क्वेश्चन में जाकर देख लें, लेजर में लायबिलिटी साइड पे देख लें, नहीं है, टैक्स कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है यही फिर हमारा प्रॉफिट आ गया। मैं यहां पर लिख लेता हूं पीबीटी, ये मेरा, मैं सवाल भी शुरू कर देता हूं साथ। कितना 100। उसके बाद मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन, जाओ डेप्रिसिएशन फाइंड कर, डेप्रिसिएशन गिवन है एक तो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बनाकर ना वहां से डेप्रिसिएशन फाइंड करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बनाकर वहां डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो। वर्किंग नंबर 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पता है बरोबर कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 120 और कैश ऑन कितना है। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं बताया हुआ है कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हुई है, कितने से, लो मेरे भाई क्लोज कर देंगे तो, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पे है तो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाए।
एक डेप्रिसिएशन गिवन है पीपी की और दूसरी डेप्रिसिएशन मैंने फाइंड कर। आओ जरा, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 290 पहले पड़ी थी प्लस 10 कितनी होगी। 300 क्या क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया हुआ है, ढूंढ लो जाके, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट है शायद 45। क्या कोई गेन या लॉस है, कोई एसेट बेचा हो, खरीदो फरोख्त हुई, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट 8 मिलियन। इंटरेस्ट इनकम वो एंड पे, इन्वेस्टमेंट इनकम 6 से। हाँ जी, और कोई चीज एडजस्टमेंट वाली, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन आता है, रिवर्सल। वो जो रिवर्सल हुआ है, आपने एंट्री नहीं पास की थी, एंट्री बस बताओ जरा क्या थी एंट्री। पीपीई डेबिट, नहीं पीपी 80 मिलियन वाली, और आपने एसपीएल क्रेडिट किया था 35 से, और आपने ओसीआई या तो ये जो अमाउंट है ये रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस अगर आता है तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, ये रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस है तो ये हमारी इनकम है। तो रिवैल्यूएशन, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन, तो रिवर्सल है तो ये हमारी इनकम है, तो माइनस करें। इंपेयरमेंट लॉस या रिवैल्यूएशन लॉस ऐड होता है और उनका रिवर्सल माइनस होता है। ओके होगी बात, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो इसको क्लोज करेंगे, 436 हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना 436। जो सबसे क्लियर नंबर आते हैं ना हमारे, वो आते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से। उसमें भी कुछ लोग अपने मार्क्स खो बैठते हैं, क्योंकि उसमें तो दो बातें ख्याल रखनी होती है, पहली डिफरेंस लेना है, और दूसरा जो उसके अंदर कुछ शामिल है ना नॉन करंट का या कोई अदर एक्टिविटी का, वो निकाल देना होता है। और जरा यहां पे देखते हैं, इन्वेंट्री तो क्लियर है, रिसीवेबल के अंदर कुछ शामिल है या नहीं, वो 3 मिलियन शामिल है, लेकिन वो अदर के अंदर है, ये भी ओके है। इसमें से 3 माइनस करेंगे, 11 लिख देते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में है कुछ, आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ ले जाकर, 20 पिछले साल, 35 इस साल, 20 इसमें से माइनस कर दें, ये आ गया 28, और 35 इसमें से माइनस कर दें, 60 में से 35 माइनस किया 25। ये जो 28 और 25 है ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और जो 20 और 35 जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। 28 से 25 इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट होगी 28 से 25, कम हुई ज्यादा, तो इसका मतलब है हमारे पास बेच के पैसा आया होगा, और 6 मिलियन हमारी इनकम भी आई, तो टोटल कैश फ्लो कितना हो गया। दूसरे लफ्जों में ये हम कह सकते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट इनकम है हमारी, लेजर भी बन सकता है इसका, फिर भी 9 मिलियन आएगा। इनकम का लेजर बनाना आता है, इनकम का लेजर, रिसीवेबल है ना, ब्रॉड ऑन 28, कैरीड ऑन 25, और जो इनकम है 6 क्लोज कर देंगे तो कैश कितना आ जाएगा 9। इस तरह से लिख लें, या सिंपल 6 मिलियन एज इट इज ऐड कर दे और 3 मिलियन का डिफरेंस आकर ऐड कर। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अभी हम देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद यहां पर आए सरप्लस लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल मिलावट वाला है, माइनस करो जरा। 17 पिछले साल 103 कितना बच जाएगा 103, और इस साल कितना है 12, तो माइनस करें 12, 130, तो 103 से 132। अब आ जाए इन्वेंट्री लिखवाएं पहले,
इंक्रीज इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से? 25 से। अकाउंट रिसीवेबल 291 से 342 इंक्रीज कितने से? 51 से। अकाउंट पेएबल 130 से 132 29। अदर रिसीवेबल भी है। अच्छा अदर 20 से 11 कम हुआ ज्यादा? कितने से? 9 से। लो जी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 436 में से 25 भी माइनस कर दें, 51 माइनस कर दें, कितना? 398। ये हमारा हो गया मामला ए। अब सॉरी अभी तो इंटरेस्ट पेड, टैक्स तो है ही नहीं। इंटरेस्ट पेड ब्रॉड ऑन कितना था इंटरेस्ट का? 17। ब्रॉड ऑन कितना था इंटरेस्ट का? 17 प्लस फॉर द ईयर माइनस कैरिड कितना? 50। टैक्स पेड तो है नहीं और डिविडेंड भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने रिटेन अर्निंग से पैट फाइंड किया हुआ है। कितना? 3,4। ये हमारी आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। पीपी का लेजर बना लेते हैं, वहां से हमें मिल जाएगा कि कितना नया एसेट खरीदा। पीपी, हाँ जी ब्रॉड ऑन बताया कितना पीपी का? 1200 और कैरिड ऑन 1600। अब जरा फोकस कीजिएगा, एक मेरा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम से 240 का डेबिट हुआ था, एक रीवैल्यूएशन की वजह से। रीवैल्यूएशन की वजह से कितना लिखूं? 80 या 45? क्योंकि मेरा पीपीई डेबिट 80 से ही हुआ है। आप रिवर्स सरप्लस ना लिखो सर, सिर्फ रीवैल्यूएशन लिखो। उसके बाद डेप्रिसिएशन 290 से और डिस्पोजल 0 से खत्म। उसकी बुक वैल्यू 0 थी ना, तो कितना आ गया कैश? 389। जो हमारे पास ये था कैश पेड। अब आता है कैश फ्रॉम डिस्पोजल। 8 मिलियन का गेन था, 3 मिलियन नहीं मिला, 5 का इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी खरीदी है, कितने की? 180। 180। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम 3 + 6, 6 जो इनकम आई और 3 जो डिफरेंस आया। आप लेजर भी बना सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी। ये कुछ और है तो पूछ बताएं पर। 555 आउटफ्लो। अब आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो जी, शेयर कैपिटल को लेजर बनाएंगे। ब्रॉड ऑन 800 जमा 150 950। कैरिड ऑन 1200 जमा 290। एक पीपीई की वजह से आपका शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ है 240 से। और कोई वजह है जहां पर हमारा शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुआ हो? कोई बोनस वगैरह कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो क्लोज कर देंगे पूरा। तो क्वेश्चन हमारा समझो हो गया, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम 300 से। लोन पे किया या रिसीव किया? 445 में 60 ऐड किया तो कितना आ गया? 505।
और 367 में 78 ऐड किया, 445, 565 से 445 हो गया। लोन पेड कितने से? 120 120, 505 में से 545 माइनस किया, 445, कितना? 60। और तो मेरे ख्याल में कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ही नहीं, खत्म हो गया। 100 A प्लस B प्लस C, 240 सॉरी 240 आएगा। ये 240, नेट 240 ये है, 555 ये है और 300 ये है। इसका मतलब है नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने से? 33 से। 33 आ रहा है। अच्छा, अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेटर पे करवा देता हूं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 कैश और 20 वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कन्वर्टेबल टू कैश है, तो कितना? 26। क्लोजिंग कितना आ गया? 9 और ये इधर चेक करें जरा, 24 जमा 35, तो ये भी हमारा 59 है। अच्छा, इस पर एग्जैक्ट जो टाइम लगा है ना, 54 है इसके लैपटॉप के ऊपर और 31 पे शुरू किया था। अभी हम डिस्कस करके कर रहे थे। जब पेपर में सवाल हल करना है, हमारा फोकस समझाने पे नहीं होता, करने पे होता। तो ये तकरीबन हमारे 23 मिनट के अंदर ये सवाल हुआ, डिस्कस भी किया, एंट्रीज भी पास की, लेजर भी बनाया, फिर भी 20 मिनट के अंदर आपका कैश फ्लो का मुश्किल से मुश्किल सवाल हो जाता है। लेकिन ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप से मुराद है एंट्रीज अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए, रेक्टिफिकेशन अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए, और लेजर आपको बनाने आने चाहिए। और आप भागते जाओगे, जो चीज मिसिंग होगी वो कवर हो जाएगी। एक आधी गलती हो भी जाए तो खैर होती है। सॉरी, एक्स वाई जी लिमिटेड के बारे में मैंने कहा कि इसका ना मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया, पूरा हल करवाया। वो क्यों नहीं आएगा? बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब आपने करना ये है, अलाउंस वाली मैं बात बता देता हूं। आपका जो क्वेश्चन आपने घर जाकर एक दफा रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये चारों सवाल बहुत अच्छे हैं, इसमें हर तरह की चीज शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन 22, 23, 4 और 5 ये तो आपने करने ही करने, ये तो पुराने हैं। इनको दोबारा एक दफा लाजमी देखें, इसकी एडजस्टमेंट आप जनरल एंट्री अप्रोच के साथ करने की कोशिश करें। और एक क्वेश्चन आपने और करना ताकि हम कुछ करने के काबिल भी हों आगे। क्वेश्चन नंबर 30, आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ये सबका हो भी जाएगा। और ये जो एक्स वाई जी लिमिटेड वाला आपसे सवाल नहीं हुआ, ये मैंने कंप्लीट हल करवाया है। इसका जाकर आपने एक दफा देखना है ना, एक नजर देखना है। अगर आपको समझ लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगी, जो बात भी नहीं समझ लगेगी आपने उसको हाईलाइट करके कल आकर आपसे पूछ लेना। ठीक है जी, अच्छा है।